उम्मीद करते हैं कि आपका काम जो है बहुत आगे बढ़ चुका होगा और आप अपने फील्ड जो HLB है वो आप विजिट कर चुके होंगे, जिसके अंतर्गत आपने भवन गणना कर लिया होगा, मकान को सूचीकरण कर लिया होगा, जनगणना मकान को आपने काउंट कर लिया होगा। अब आप तैयारी में लगे होंगे कि कैसे अब सारे 34 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये उन सारे HLO ऐप में जो आप मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें 34 प्रश्न क्या है, उसको कैसे एंट्री करना है ताकि आपको परेशानी ना हो। आसानी से आप उसे लॉगिन करेंगे, अपने यूज़र आईडी जो आपको मिला है उसको पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे HLO ऐप में। उतना करने के बाद आराम से आप क्या करेंगे, टोटल ऊपर में भवन नंबर अप्रॉक्सीमेट वो ईडी टेबल है। मान लेते हैं कि आपने भवन नंबर, आपके एरिया में भवन जो नंबर है आपने 80 काउंट किया, हो सकता है कि वो 85 भी हो सके या फिर 78 भी हो सके, तो ये ईडी टेबल है। हो सकता है कि मकान संख्या आपने काउंट किया 105 काउंट किया, 105 आपने डाल दिया, तो आगे पीछे भी आप एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। कब तक? जब तक फाइनल सबमिट आप ना करें, उससे पहले तक आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मकान सूचीकरण जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे प्रश्न को हम पूछेंगे 1 से 16 तक, फिर 17 से 34 तक। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ों में प्रश्न पूछना क्या है? तो इन सभी चीज़ों में आपको प्रश्न पूछना होगा कि आवास की स्थिति क्या है, जैसे कि फर्श है तो कैसा है, मिट्टी का है या फिर कंक्रीट का है, सीमेंटेड है, दीवार है तो किस चीज़ की बनी है, छत की सामग्री किस चीज़ की है, घर का उपयोग और स्थिति कैसी है, स्वामित्व मालिकाना हक कैसा है, कमरों की संख्या, विवाहित जोड़े कितने हैं, इन सभी चीज़ों को हम ये सभी 1 से 16 तक पूछेंगे। उसमें उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि पेयजल क्या है, प्रकाश का सोर्स क्या है, शौचालय सुविधा है या नहीं, जल निकासी है तो कैसी है, ढकी हुई है या फिर बंद है, स्नान है, रसोई है, खाना पकाने के लिए ईंधन है कि नहीं, संपत्तियाँ, रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं है, अगर है तो कैसे सुनते हैं, टेलीविज़न किस तरह से चलता है, आपके घर में टेलीविज़न है या नहीं, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब है कि नहीं, कार, जीप, इंटरनेट है कि नहीं, परिवार का उपभोग, अनाज वगैरह में सबसे ज़्यादा अनाज किस चीज़ का उपयोग करते हैं, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, है ना, उससे रिलेटेड है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं दोस्तों, उस एरिया में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं का ही उपयोग होता है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं एक मास्टर ट्रेनर भी हूं और एक सुपरवाइज़र हूं। तो परगना के साथ जब मैं फील्ड विजिट कर रहा हूं, उनको करवा रहा हूं, तो मुझे को समझ में आ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उनको परेशानियाँ हो रही है। तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आप सभी के लिए भी ये लाया हूँ कि हो सकता है कि आप सभी को भी परेशानियाँ आ रही होगी, तो वो परेशानी ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो चीज़ें को यहाँ देखना है, समझना है और अच्छे से काम करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन जब आप कर लेंगे इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर भवन नंबर डालेंगे। भवन नंबर डालेंगे, मान लो 107 है तो 107 भवन डाल के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लाइन होगा। लाइन इस चीज़ को इंडिकेट करता है, मान लेते हैं आप पहली बार खोले 0 तो लाइन दिखाएगा 001। यहाँ भवन संख्या आप यहाँ पर करके भवन संख्या आप डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद भवन संख्या जब 1 डाल देंगे तो आपको यहाँ एक रिपीट का बटन होगा। तो पहली बार में तो रिपीट ये हिडन होगा, दिखेगा नहीं। मान लेते हैं कि रिपीट कब करना है। रिपीट करना है जब भवन संख्या 1 आपने डाला, भवन संख्या 1 में आप गए, यानी CN हाउस नंबर जब 1 गए,
इसके अंदर में आपने पूछा कि परिवार कितना है या फिर मकान संख्या कितनी, कितने अलग अलग खाने बनते हैं, कितने लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं 5 परिवार हूँ, तो 5 परिवार हो गया। अब क्या करोगे, पांचों परिवार से अलग अलग क्वेश्चन पूछना होगा। तो ये सभी तो भवन 1 में ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर 1 भवन डालकर पहला 1 को डालोगे तो यहाँ पर पहला डाल रहे हो तो यहाँ पर मकान भी पहला हो जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। मकान का कोड है 0001, 4 डिजिट में होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर ये जैसे ये डालोगे 1 या न्यू करोगे तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद अगला पर क्लिक करोगे, अगला पर क्लिक करोगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं तो एक पहले डाल लोगे तो जैसे ही ये मकान 1 ख़त्म होगा 3400 क्वेश्चन। अब इसमें 5 संख्या है ना परिवार का, मकान का, तो 1 2 3 मतलब डिवाइड हम कर रहे हैं 3 4 5। अभी पाँचों से 34 क्वेश्चन आपको पूछने होंगे, 34 क्वेश्चन। तब तक आपको कहाँ रहना है, इस भवन नंबर 1 में ही रहना है। उस केस में आप रिपीट करके आप करेंगे। जैसे ही रिपीट करेंगे दूसरे के लिए 0002 आ जाएगा, तीसरे के लिए 003 आ जाएगा, चौथे के लिए 004 आ जाएगा, पाँचवें के लिए 005 आ जाएगा, ठीक है। अगला पर क्लिक करते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे कि पहले से निर्धारित भवन संख्या अगर नगर पालिका नगर निगम दे रखे हैं तो ठीक है ना, तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा दे गया है तो उसी को फॉलो करें, नहीं तो अपने अनुसार नंबर देंगे। यहाँ तक क्लियर है भवन संख्या, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। नए जनगणना मकान संख्या देना, यदि परगना को ऐसा ब्लॉक आवंटित होता है जहाँ लोकल प्रशासन भवन संख्या नहीं दिए हैं तो वहाँ पर देना है, ठीक है। चलिए, करेक्ट फॉर्म क्या है कि भवन संख्या किसको देना है किसको नहीं देना है। खाली प्लॉट बिना छत का निर्माणाधीन इमारतें या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ निवास नहीं किया जा सकता है, भवन नहीं निवास नहीं किया जा सकता है। देखिए दोनों में अंतर। मान लें कोई घर बना हुआ है उसमें निवास अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे लेकिन निवास करने लायक है वो घर, तब आप उसको भवन मानेंगे। इस टाइप का खुला प्लॉट को आप भवन नहीं मानेंगे, है ना। तो इस तरीके से घर हम उसे मानेंगे जो 4 दीवारी हो, एक छत हो, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे आगे कि उसकी उपयोगिता के आधार पर हम लोग, ठीक है। दोस्तों ये केस आपके साथ आ सकता है कि मान लेते हैं कि 2 भवन है, मान लेते हैं 10 नंबर और 11 नंबर, और बीच में एक भवन है जो अभी बना तो नहीं था, आपने नंबर दिया 10 और 11 को, बीच में एक प्लॉट बन रहा है, खाली है, वो बन रहा है। तब तक उसे भवन नंबर आवंटित नहीं करोगे जब तक उस पर छत ना ढल जाए, रहने लायक ना बन जाए। क्लियर है। छत ढला जाएगा तो उसे आप भवन नंबर आवंटित कर दोगे। हो सकता है कि आप जब गन्ना फर्स्ट टाइम गए हैं, 1 2 दिन 4 दिन हुआ है और उस समय वो अभी आधा बना हुआ है, लेकिन आपका 3 4 5 10 दिन के बाद जब आप आते हैं उस एरिया में तो पूरा बन गया रहता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर उस एरिया में तो हम घूम लिए तो फिर मालूम कैसे चलेगा। तो आपको फाइनल सबमिशन के पहले एक बार फाइनली चेक कर लेना होगा, वेरीफाई कर लेना होगा कि जो घर बन रहे थे, क्योंकि जब आप सर्वे कर रहे थे चौहद्दी गिन रहे तो उस समय दिखेगा कौन अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस हिसाब से आप जब बन जाएगा तो 10 और 11 के बीच में जो नंबर देना होगा तो उसको अलग से न्यू नंबर नहीं देना है, 10/1 आप दे लेंगे, ठीक है। 10/1 देकर आगे बढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलो आगे हम बढ़ते हैं। नंबर देना कैसे, मैंने पहले ही बताया है कि आपको मकान संख्या के लिए आपको मकान जो संख्या है उसके लिए 4 डिजिट होना चाहिए। अगर 3 जीरो है तो 1 नंबर वाला होना चाहिए। अगर 2 डिजिट 11 है तो 2 आगे जीरो होना, यानी 4 डिजिट में मकान संख्या होगा, ठीक है। और भवन 1 2 3 करके होगा, यानी आप लिखेंगे CN भवन के लिए 1 मकान के लिए 000। अगर इसके अंदर 4 मकान है तो 4 डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देने का सही फॉर्मेट लिखोगे कहाँ, जहाँ मेन गेट है उसके दाहिने या बाईं की तरफ ऊंची पर, जहाँ तक बच्चे का हाथ ना पहुँच पाए। क्लियर है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको सही है। अब देखो एप्लीकेशन जैसे ही खोलोगे, मान लेते भवन तो आपको अपने डालना होगा 1 2
2 3 4 5, लेकिन मकान संख्या काउंट होते जाएगा। मान लीजिए एक भवन में 2 मकान है, दूसरे भवन में 5 मकान है, तो ये दोनों एप्लीकेशन में आपको 7 दिखाएगा। 2 के बाद एप्लीकेशन में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक होते चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक होते चलेगा, अब करने की ज़रूरत नहीं है। और मकान संख्या 0001 के फॉर्मेट में रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। भवन होने के लिए छत का होना आवश्यक है, चाहे वो खुले प्लास्टिक से हो। ठीक है, तो यही है, बोला जा रहा है कि खुले छत हो तो उसको भवन नहीं मानोगे, खुले हो तो भवन नहीं मानो। प्रशासन द्वारा भवन नंबर दिया गया तो उसको कंसीडर करोगे, बीच में छूटा हुआ को 10/1 करोगे। जनगणना मकान 4 डिजिट की होनी चाहिए। ठीक है, नवनिर्मित भवन में स्थित मकानों के HLV के अंतिम जनगणना के बाद ही जनगणना करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं नवनिर्मित भवन में जो भवन बना है उसमें मकानों की HLV के अंतिम जनगणना के बाद जनगणना मकान संख्या दी जाती है, तो आप इसे क्या करेंगे, 0 आगे लगा दोगे। आप सपोज कि आपके में 53 था तो आगे वाला जो नंबर है ना लास्ट में, तो 54 55 करेंगे। अंतिम दिन मकान के लिए नवनिर्मित नए मकान के लिए भवन दे दोगे 10/1, लेकिन उसके लिए जब मकान देना होगा तो लास्ट में दोगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते। जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं तो आगे का प्रश्न जो आपका है उस पर आपका जैसे सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना किन्होंने किया है कि नहीं किया है, पहले ही यस और नो में क्वेश्चंस आएगा, दिखेगा। अगर यस पर करते स्वगणना किया तो 12 डिजिट का ID पूछेगा, जो उत्तरदाता के पास रहेगा उसको एंट्री करोगे। अदरवाइज नो पर करोगे तो टोटल डिटेल आपको भरना पड़ेगा। जैसे ही यस करते हैं स्वगणना अगर किया ID डालोगे तो उत्तरदाता ने जो मान लेते हैं कि आंसर भरा है उसको आप वेरीफाई करेंगे ज़रूर। वेरीफाई करने के दरमियान अगर आपको कुछ गलत मिलता है तो उसको रद्द करेंगे, फिर से आप करेंगे फिर से आप उसे गणना करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर सब कुछ सही मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कब होगा, जब आप उत्तरदाता से 12 डिजिट का सेल्फ इन्यूमरेशन ID आपको मिल जाता है तब। अब आते हैं सीधे डायरेक्ट प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 पर आपको पूछा जाएगा कि फर्श की सामग्री कैसी है। फर्श की सामग्री आपकी मिट्टी का बना होगा, लकड़ी या बम्बू का बना होगा, ब्रिक्स का बना होगा, सीमेंट का बना होगा, टाइल्स का बना होगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें अगर जो भी है उस हिसाब से आप ऑप्शन में दिया रहेगा 6, आप उसे डाल देंगे। क्लियर? दीवार की मुख्य सामग्री क्या है? दीवार की मुख्य सामग्री के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि दीवार कैसे है। एक से सामग्री का बड़ा हिस्सा, मान लेते कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दीवार का पार्ट मिट्टी से बना है, कुछ दीवार का पार्ट ईंट से बना है। तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा किस सामग्री का उपयोग हुआ है दीवार में। अगर मान लेते हैं कच्ची मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है तो आपको मिट्टी का डालना होगा। ठीक है, कोड 1 से 5 तक उन सामग्रियों को दर्शाएगा जो अस्थायी प्रकृति नहीं है, से 6 से 9 तक कोड वाली सामग्री स्थायी प्रकृति की होती है। बाहरी सतह पर प्लास्टर और पेंट होने के कारण अक्सर दीवार की सामग्री का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसे स्क्रैच करके आप देख सकते हैं। दीवार की सामग्री की जांच और पुष्टि तब की जानी चाहिए जब बाहरी सतह से इसे पता लगाना मुश्किल हो, है ना, प्लास्टर और पेंट की हुई हो, तब जाके स्क्रैच करेंगे, नहीं तो स्क्रैच नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो गुस्सा कर जाते हैं, कभी कभी उत्तर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5th ऑप्शन जो आपका दीवार की सामग्री पूछेगा, दीवार किस चीज़ की बनी है, मिट्टी की बनी है, सीमेंटेड है, स्टोन है, किस चीज़ की है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देना होगा ऑप्शन नंबर 5 में। अब आगे हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 5 की सामग्री क्या है ना। यदि दीवार के 2 प्रकार की है तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा यूज हुआ है दीवार में, उसके अनुसार आप देंगे। मान लेते दीवार जो है मिट्टी का सबसे ज़्यादा बना है, पक्का का कम है, आगे फ्रंट वाला ही है, तो सिर्फ मिट्टी वाला ही जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है घर बनते समय उसका ही हम करेंगे, देंगे। ठीक है, अब आते हैं छत की सामग्री। ऑप्शन नंबर 6 में जब आप आएंगे तो छत की सामग्री यानी छत किस चीज़ से बनी हुई है ना। सामग्री का बड़ा हिस्सा जो मुख्य सामग्री को निर्धारण करता है। पूरे घर की छत कंक्रीट की हो सकती है, कोई अस्थायी निर्माण हो सकता है जिसकी छत फूस की बनी हो,
ऐसे मामले में छत की सामग्री के रूप में कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग है उसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंट हो सकता है कच्ची कच्ची ईंट, पक्की ईंट। छत की सामग्री वही सब चीज़ें हैं। यदि मुख्य सामग्री सिंगल है तो इसे स्लेट का सामान माना जाता है ना। मान लीजिए कि भूतल की छत लकड़ी की है। मान लेते हैं कि ये जो भूतल की छत जो है, अब छत की सामग्री दो तल्ला यहाँ मकान है, दो तत और नीचे वाला जो छत है वो लकड़ी के, जबकि ऊपरी मंजिल की छत कंक्रीट के। ऐसे में जनगणना भवन की छत को कंक्रीट की छत माना जाता है। ऊपर वाला छत से हम लोग मेजर कर ध्यान रखेंगे। ऐसे केस आएगा, मान लीजिए नीचे वाला लकड़ी का है, ये वाला ये वाला ऊपर वाला कंक्रीट का सीमेंटेड है, तो ऊपर वाले के अनुसार आप चलोगे। यदि प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग जनगणना भवन है, अब भूतल पर स्थित जनगणना भवनों की छत लकड़ी की होगी, जबकि ऊपरी मंजिल पर स्थित जनगणना भवनों की छत कंक्रीट की होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत और दीवार। छत एवं दीवार बनाने में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है, उसी के अनुसार आप डालेंगे। हाथ से बनी टाइल, पक्की ईंट, ये सभी चीज़ें। घास फूस, छत घास फूस है ना, ये सब कोड आएगा आपका। दीवार बांस घास फूस है ना, ये सभी चीज़ें आएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, जनगणना भवन का उपयोग। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका उपयोग किस लिए कर रहे, आवासीय रहने के लिए, आवासीय स अनुपयोग। मान लेते हैं आप पिक्चर में देख रहे हैं, आवास भी कर रहे हैं और स अनुपयोग मतलब इसमें दुकान भी चला रहे हैं, उसको स अन उपयोग होगा। और रहने और साथ में खुद दुकान चलाने के अलावा अगर आपका उसका स्टोर के रूप में, खटाल के रूप में, गैराज के रूप में अगर हो रहा है तो गैर आवासीय हो जाएगा, यानी रहने के लिए उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए गैर आवासीय। कभी कभी क्या होता है कि बड़े थोक बाज़ारों में इन दुकानों या कार्यालयों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, रात के समय इसका उपयोग निवास सह दुकान या निवास सह कार्यालय आदि के रूप में करते हैं, है ना। दुकान में सो जाते हैं, कार्यालय में भी सो जाते हैं, तो इसको निवास सह दुकान, निवास सह कार्यालय होगा। गैर आवासीय उपयोग का विवरण देना आवश्यक है। अगर गैर आवासीय तो किसके लिए उपयोग हो रहा है, किराना का दुकान है, कपड़े की दुकान है, दवा की दुकान है, किस चीज़ का है, तो ये सभी देना जरूरी है। अब आगे हम बात करते हैं। कभी कभी उपयोग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मौसमी गतिविधि के चलते है ना, कि हम लोग उसमें कुछ थोड़े समय के लिए क्या कर देते, बिजनेस का रूप दे देते। जैसे शेड में गुड़ बनाना, तेल पीसना, है ना, इसे पूछकर आप क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग आप दे सकते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा है उसका उपयोग, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग गैर आवासीय के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस का उपयोग अगर निवासियों द्वारा सामान्य निवास के रूप में किया जाता है तो उसे निवास सह होटल कहते हैं। होटल है लेकिन वहाँ पर जो निवासियों द्वारा जनरल जो आदमी रहते हैं वो सब कंटिन्यू 24 घंटा रहते हैं, सप्ताह को दिन रहते हैं, महीना मतलब हमेशा रहते हैं, तो निवास सह होटल होगा, निवास सह लॉज होगा, निवास सह गेस्ट हाउस हो जाएगा, जैसे भी मामला। यदि परिवार संस्थागत है तो संस्थागत है पर सही का निशान लगाए। संस्थागत परिवार के लिए केवल 11 प्रश्न तक उत्तर भरने हैं। संस्थागत परिवारों की स्थिति में ऐप प्रश्न 9 में संस्थागत परिवारों की संख्या 999 हो जाएगा। यानी हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। एक कॉमन परिवार होते हैं, एक संस्थागत परिवार। तो संस्थागत में आपका जैसे हो सकता है कि बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, वो संस्थागत परिवार हो सकते हैं। एक साथ रह रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, एक साथ रह रहे हैं। एक संस्था में जो परिवार रहते हैं, जैसे कि वृद्धाश्रम हो सकता है, वो भी एक संस्था है, तो वहाँ का भी परिवार को संस्थागत परिवार कहेंगे। लॉज में रहने वाले बच्चों को हम संस्थागत परिवार कहेंगे। तो उस सभी केस में जो नंबर है ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, और 999 ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करेगा संस्थागत परिवार के लिए और आगे बढ़ जाएगा एप्लीकेशन। क्लियर आएगा। जनगणना भवन की स्थिति को प्रश्न नंबर 8 में जब आप जाओगे तो यहाँ पर स्थिति पूछेगा कि कैसी स्थिति है ना। ये मकान जिन्हें किसी मरम्मत मतलब एक अच्छी रहेगा, एक अच्छा रहेगा, रहने योग्य या जर्जर, तो तीनों कंडीशन देख के मकान की स्थिति के कंडीशन देखकर आप भर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, यह कंडीशन बताया गया है परिवार संख्या की 9 नंबर में
कि अगर फील्ड निष्क्रिय है और स्वतः वृद्धि के साथ अपडेट होता है, जैसे कि अब बात करते हैं जिन जनगणना घरों में आवासीय या आवासीय सह अन्य उपयोग, मतलब रह भी रहे और उसका उपयोग अन्य चीज़ों के लिए करें तो उसको आवासीय सह अन्य उपयोग कहते हैं, विकल्प उपलब्ध है, उन्हें उन्हें ऐप में स्वतः ही एक परिवार संख्या आवंटित कर दिया जाएगा। आवासीय भी है और आवासीय सह अनुपयोग भी है, तो ऐसे केस में एक परिवार आवंटित कर दिया जाएगा। आवासीय सह अनुपयोग और संस्थागत है, सह अनुपयोग के लिए और संस्थागत के रूप में यूज कर रहे हैं, ऐसे परिवार के लिए 999। अगर आवासीय सह अनुपयोग है और बंद पड़ा है तो कोई नंबर नहीं देगा। आवासीय सह अनुपयोग है और संस्थागत और बंद दोनों है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस केस में व्यक्तियों की कुल संख्या कैसे काउंट कर, क्वेश्चन नंबर जैसे ऑप्शन नंबर 10 में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो जो जेन्युइन रहते आ रहे हैं, मतलब अब ऐसा नहीं कि 10 दिन शादी आपके घर में फंक्शन था और व्यक्तियों की संख्या अधिक हो गए हैं तो उसको भी आप लिखवाएंगे, ऐसा नहीं। जो परमानेंट यहाँ रह रहे हैं उनको व्यक्तियों की संख्या में डाला जाएगा और उन्हीं की जनगणना होगी, उन्हीं को आप लिखेंगे। अनजाने आगंतुकों को आप नहीं डालेंगे। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 11 से 13 तक के बीच में जो ऑप्शन है आपका, उसमें परिवार के मुखिया से संबंधित जानकारी 11 में है, वह व्यक्ति जो परिवार का मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह निर्णय लेने वाला हो सकता है, मुख्य जिम्मेदारी उठाने वाला हो सकता है। संस्थागत परिवार के लिए नाम के स्थान पर पदनाम दर्ज, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये हॉस्टल है तो हॉस्टल एक संस्थागत है, वो बहुत सारे बच्चे रहे तो उसका मुखिया जो होगा वो वार्डन होगा, उसका मुखिया क्या होगा, वार्डन होगा। परिवार का मुखिया का लिंग तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, मान राम है तो मेल हो जाएगा, सीता है तो फीमेल हो जाएगा। परिवार के मुखिया के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सभी चीज़ें है ना। एससी और एसटी ये दोनों छोड़कर बाकी को अन्य में डालना है। किस में डालना है, अगर उसमें अगर जाति नहीं पता चल रहा है तो वहाँ पे एक लिस्ट है, उसका पीडीएफ फॉर्म, वहीं पर आप जाति एससी एसटी वाले हैं तो वहाँ क्लिक करेंगे, उसमें आपके राज्य में कौन कौन सा जात के लोग हैं और किस कैटेगरी में आते हैं तो आप वो डाल दीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना, वही जाति जनजाति की बात हो रही है, परिवार के मुखिया धर्म के बारे में पूछकर उनके उत्तर की पुष्टि की जा सकती है ना। ये सभी चीज़ें हैं। अनुसूचित जनजाति अलग अलग स्टेट में किस जाति को किस कैटेगरी में रखा गया है ये देखने की बात करिए। इस घर की स्वामित्व स्थिति, स्वामित्व मालिकाना हक, मान लेते किराया न चुकाने वाले परिवार किस्तों पर अगर मकान चुका रहे हैं तो वो भी जो चुका रहे वही हेड होंगे। किराए का मकान कोड 2 या 3 होगा। किराया नगद या वस्तु के रूप में दिया जाता है। नियोक्ता द्वारा किराए पर दिया गया आवास किराए पर है ना लिया गया लेकिन अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह से घर की स्वामित्व की स्थिति में हम लोग मकान अपना या किराए पर, किराया किस रूप में दिया जाता है ना। नियोक्ता द्वारा किराया मुक्त आवास, अतिक्रमित भूमि और निर्मित मकान, प्रतियुक्त इमारतों में अवैध रूप से रहने वाले परिवार, प्रकृति का आश्रय, ये सभी चीज़ें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या 15 नंबर में है ना। बैठक कक्ष, रहने के कमरे, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि कमरों की संख्या कितने हैं। रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों में निम्नलिखित शामिल नहीं है। रहने के लिए जब कमरे की संख्या आप जब मांगेंगे तो रसोई घर शामिल नहीं होगा, स्टोर रूम शामिल नहीं होगा, बाथरूम या शौचालय शामिल नहीं होगा, गलियारा और बरामदा शामिल नहीं होगा। वह घर जिसमें एक कमरा दुकान कार्यालय के साथ साथ रहने के लिए भी इस्तेमाल होता है, रहने के लिए कमरे का शून्य, यानी दुकान है और उसी में सोते हैं रहते हैं तो शून्य डालेंगे। एक से अधिक परिवार द्वारा साझा किए जाने वाले रहने का कमरा किसी भी परिवार के लिए गणना नहीं जोड़ा जाएगा, यानी एक ही रूम में एक से ज़्यादा परिवार रहता है तो वो रूम किसी को काउंट नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, विवाह के माध्यम से एक दंपति बनता है, तो अगर घर में मान लेते 2 दंपति है तो यानी 2 दंपति है तो 4 मेंबर्स हो जाएंगे और बाकी रेस्ट जैसे है उस हिसाब से लिखेंगे। लिव इन रिलेशनशिप को भी विवाहित दंपति माना जाएगा। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या दर्ज की जानी है। वे दंपति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं, भले ही उनमें एक अस्थायी रूप से अनुपस्थिति हो तथा उनमें उम्र चाहे जो भी हो दंपति के रूप में गिन, है ना। घर में रहते हैं, भले उनमें एक अस्थायी रूप से रहता है, एक अनुपस्थिति रहता हो,
फिर भी हम देंगे। यदि व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहित दंपति मौजूद नहीं है तो शून्य लिखें। अगर अकेला रहता है और विवाहित दंपति मौजूद नहीं है तो क्या लिखेंगे, शून्य दर्ज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 1 से 16 तक के प्रश्न क्या थे, नहीं थे, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप अच्छे से आप जनगणना कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।